कौन कौन से पुर्तगाली आए? हाँ ठीक। और पोर्चुगीज़, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए? यहाँ तो कर्नाटिक वॉर पढ़े थे ना, फर्स्ट कर्नाटिक, सेकंड कर्नाटिक और थर्ड कर्नाटिक, है ना। अब हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि भारत में बहुत सारे यूरोपियंस आए और उन और यूरोपियंस के बीच में झगड़े हुए। उन्हीं झगड़ों को हम लोग कर्नाटिक वॉर कहते हैं। और इन कर्नाटिक वॉर के पश्चात जो अपर एज पर आए वो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज आए, तो निश्चित ही उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था भारत में प्रारंभ की होगी, है ना। और उस शासन व्यवस्था के तहत वो भारत में क्या शासन करते थे, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज ऑल, कि उनकी जो कार्य करने की प्रणाली थी वो किस प्रकार से कार्य करते थे और यहाँ उन्होंने क्या क्या किया, इस पर हमको काम करना है ना। तो बिगिनिंग हम लोग ऐसे कर लेते हैं पहले कि ब्रिटिशर्स को सबसे पहला सक्सेस कहाँ पर मिला था? बंगाल में, याद है? बंगाल वो जगह थी जिसमें उनको सबसे पहले सक्सेस मिला। और कौन सा वॉर था वो? प्लासी, 1757। और प्लासी के वॉर से उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो मिला इंडिया में, लेकिन रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा पावर नहीं मिली और उनको एक एक्चुअल पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टेब्लिश होने में बक्सर का युद्ध तक समय वेट करना पड़ा। ऐसा कहते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों की पहली सफलता 1757 में प्लासी का युद्ध था, लेकिन उनकी पहली बड़ी राजनीतिक सफलता जो थी वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध था। ये उनकी बड़ी सफलता थी। इस सफलता के बाद बक्सर और प्लासी में अंतर है कि बक्सर में उनको बिहार और उड़ीसा भी मिल गया। तो बंगाल उनके पास पहले था, बिहार भी मिल गया, उड़ीसा भी मिल गया। और इसी बिहार और उड़ीसा के कारण से वो भारत में एक पावरफुल क्या कहते हैं उसको, पावर को थ्रस्ट कर पाए, यहाँ के इंडियंस लोगों से वो लड़ पाए। और जब तक ये सब हुआ है तब तक मुगल्स बहुत कमज़ोर हो चुके थे, तो उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। एक बहुत कॉमन सी बात है कि उन्होंने बंगाल में सबसे पहले अपना गवर्नर अपॉइंट किया था। कौन था गवर्नर? तो बंगाल में गवर्नर, और दूसरी प्रेसिडेंसी क्या थी उनकी? 2 और प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो शुरू में तो उन्होंने बंगाल में भी गवर्नर बनाया, मद्रास में भी गवर्नर बनाया, बॉम्बे में भी गवर्नर बनाया, लेकिन तीनों जगहों पर प्रेसिडेंसियों में गवर्नर था और तीनों का एरिया धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा था। जब तीनों का एरिया बहुत बढ़ गया तो तीनों ही गवर्नर थे और इस कारण से ब्रिटिश सरकार को इन गवर्नरों के भारत में शासन करने से बहुत फ़ायदा हो रहा था और इस फायदे को वो इकोनॉमिकली देख रहे थे, पैसा बहुत अर्न कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इन गवर्नरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था टैक्सेशन को लेकर के। बंगाल के गवर्नर जो कहते थे वो कहते थे कि हमको टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। मद्रास के गवर्नर उनकी बात को सपोर्ट नहीं करते थे। बॉम्बे के गवर्नर कभी मद्रास को सपोर्ट करते थे, कभी बंगाल को सपोर्ट करते थे। इस कारण से ये तीनों गवर्नरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कंपनी का काम जो स्मूथली चल रहा था वो काम रुक गया क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया। जैसे ही कंपनी का काम रुक गया तब कंपनी के काम को आगे बढ़ाने के लिए ये काम रुक गया, तो उसको आगे रेगुलेट करने के लिए 1773 में कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस एक्ट को तो एक्ट ही कहते हैं, लेकिन रेगुलेटिंग तब कह देते हैं कि जब वह कंपनी के रेगुलेशन के लिए लाया गया। उसका उद्देश्य यह था कि कंपनी का रेगुलेशन चलता रहे, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। जब ये एक्ट आया तो उसकी 2 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। पहला तो ये कि इस एक्ट ने ये बोल दिया कि हम ये झगड़ा बहुत दिनों तक नहीं चलाएंगे कि ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर। उन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर से और ऊपर कर दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। अब जैसे ही ये गवर्नर जनरल बनेगा तो ये दोनों उसके अधीन हो जाएंगे, उसके अंडर में आ जाएंगे, तो काम ठीक से चलने लगेगा। मतलब उनकी बात अब इनको माननी है। तो पहला तो ये था कि गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट कर दी गई। जब ये सब हो रहा था उस समय बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स था। उस समय बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर। दूसरा इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो कंपनी के जो काम हैं उन कंपनी के काम को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स जो जितनी भी करप्शन यहाँ पर करते थे वो करप्शन नहीं करेंगे अब, क्योंकि उनको गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे फिर से हुआ है सब, लेकिन उसकी नींव यहीं से रखी गई कि कंपनी का काम स्मूथली चलना चाहिए। और बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। तो प्रश्न 2 है, कलकत्ता में कंपनी का पहला गवर्नर कौन था?
तो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना तो उसने भारत में व्यापक सुधार करने की योजना बनाई। यहीं से हम कंपनी के निर्णयों को इस प्रकार से देखेंगे कि वो कौन से सुधार करते थे और कौन सी चीज़ों को यहाँ पर परिवर्तित करते थे। पहला देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। भारत में एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिश पीरियड में डेवलप किया गया। इसको हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने से पहले एजुकेशन सिस्टम का क्या सिस्टम था, क्या मॉड्यूल था, कैसे चलती थी? अंग्रेजों के आने से पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? हाँ, कुछ नहीं पढ़ते थे। तो इतने सारे कालिदास वगैरह ये सब क्या करते रहते थे? संस्कृत पढ़ते थे हम लोग, संस्कृत पढ़ते थे। और सब्जेक्ट की बात करूँगा तो हम ब्रह्मांड पढ़ते थे, जैसे हम ज्योतिष कह सकते हैं, उसको भी पढ़ते थे, और भूगोल पढ़ते थे। हम लगभग 26 विषय पढ़ते थे उस समय, और ये सब भारत की पारंपरिक विधियाँ थीं। अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, तो हमारे पास भाषा भी सीमित थी और काम भी करने के लिए सीमित थे। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल जिसे हम लोग कह सकते हैं कि पारंपरिक था। ये पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम अब बदलने वाला था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर आ चुके थे। और अंग्रेज जब यहाँ पर आए, वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता का गवर्नर जनरल बना, तो उसने सबसे पहले 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया। मदरसा जानते हैं? जिसे हम स्कूल कहते हैं, जिसे संस्कृत में विद्यालय कहते हैं, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, उसे हम उर्दू की लैंग्वेज में मदरसा कह देते हैं। तो मदरसा का मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम के लिए सेंटर बनाया। और इस मदरसा के स्थापित करने के साथ ही ये माना जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स वाज इंटरेस्टेड इन एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। वो भारत में इसका विकास करना चाहता था। बिल्कुल सही बात है। इस परंपरा को और आगे बढ़ाया गया 1784 में, जब वारेन हेस्टिंग्स के मित्र और एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी, जिनका नाम था विलियम जोन्स ने एक संस्था स्थापित की जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। ये भी कलकत्ता में स्थापित हुई, क्योंकि कलकत्ता ही उनकी पहली प्रेसिडेंसी थी। तो एशियाटिक सोसाइटी, अब एशियाटिक सोसाइटी क्या करती है? उसमें भारत के कुलीन लोग जाकर के बैठते हैं और ये प्लान करते हैं कि हमको यहाँ पर किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है, या इंडियंस को क्या सिखाना है। ये सब यहाँ से तय हो रहा है कि इंडियंस को क्या क्या हमको और सिखाना है। एशियाटिक सोसाइटी भी काम करने लगी। इसके बाद 1799 में एक आर्थर डंकन ने एक संस्कृत स्कूल की स्थापना की। ये कलकत्ता में नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के बनारस के उन्होंने स्थापित किया। तो उन्होंने एक संस्कृत स्कूल स्थापित किया, सर आर्थर डंकन ने इसको स्थापित किया। ये संस्कृत स्कूल है, यह संस्कृत कॉलेज है, इसको स्थापित किया। इनको कहते हैं कि भारत में 18वीं शताब्दी के आखिरी में किए गए शिक्षा के प्रावधान या प्रयास, इसमें 3 ही काउंट करते हैं अपन। एक मदरसा एस्टेब्लिश बाय वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय द विलियम जोन्स, एंड अनदर वन इज संस्कृत कॉलेज एस्टेब्लिश बाय डंकन। इन्होंने ये बना दिया। क्या? कौन सा? तो वो 19वीं शताब्दी में है ना, ये 18वीं शताब्दी है ना अभी। हाँ, ये 18वीं शताब्दी में 3 ही हुए। ठीक। और बुट स्पेस तो अब आएगा, अभी आएगा है। जब ये परंपरा चल रही थी उस समय 1801 में एक कॉलेज और कलकत्ता में बनाया गया। वो बेसिकली बनाया गया था कि आर्मी के लोगों की ट्रेनिंग करने के लिए। उसको कहते थे फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज बना, और वो फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेज अली ने बनवाया उनको, है ना। और वो कलकत्ता में बनाया गया था इसलिए कि ताकि अंग्रेजी सिपाहियों की ट्रेनिंग कर सकें, या फिर इंडिया के जो सिपाही अंग्रेज़ों के साथ भर्ती हो गए, तो सिपाही अब अंग्रेज़ों का, भारतीय सिपाही अंग्रेजी सेना में भर्ती होता है तो उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भारत का सिपाही जो है वो पारंपरिक रूप से राइफल चलाना नहीं जानता है। वो तीर कमान चलाना जानता है, भाला चलाना जानता है, तलवार चलाना जानता है, लेकिन वो तोप और ये नहीं चला पाता है।
इसलिए उसकी ट्रेनिंग होती है। आप इस चीज़ को बेसिकली समझिएगा कि इंडिया में जो जो सिस्टम ब्रिटिश पीरियड में लॉन्च हुए हैं उन सब में ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका कारण ये था कि वो ये मान के चलते थे कि भारतीयों के पास इन चीज़ों को चलाने की या इस चीज़ में व्यवहार करने की बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। इन दिस वे वी कैन से दैट वेरियस पोस्ट एंड ऑफिसर्स वर ट्रेन्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिसेस। जैसे आईएएस जब बनते थे, आईसीएस उस समय, तो आईएएस की भी ट्रेनिंग होती थी। और आईएएस की ट्रेनिंग को क्या सिखाते होंगे वो? आज की जैसी ट्रेनिंग तो नहीं थी उस समय की, लेकिन वो बताते तो होंगे आपको कैसे काम करना है। तो बेसिकली आईएएस बहुत बड़ी पोस्ट होती थी उस समय सिविल सर्वेंट की, और सिविल सर्वेंट भारतीयों को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है, आज भी पहुंचा सकता है। जैसे अगर आप कलेक्टर हैं तो अपने आसपास के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, परिवार के लोगों को पहुंचा सकते हैं। इसलिए आईएएस की पोस्टिंग उसके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं करते कि भाई डिस्ट्रिक्ट में तो सब उसके परिचित के ही होंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। हालांकि पहुंचाना है तो वो कैसे भी पहुंचा सकता है, उसको ऊपर रोक नहीं सकते, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं कर सकते, लिखित में नहीं कर सकते ऐसा। तो उस समय वो चाहते थे कि जो जिनको हमने अधिकारी बनाया है वो अपने ही लोगों को फ़ायदा ना पहुंचाएं, अपने लोगों को फ़ायदा ना पहुंचाएं। इसीलिए उनको एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको आम जनता से दूर रहना है, हर किसी से नहीं मिलना है। तो वो ये कहते थे हर किसी से क्यों नहीं मिलना है कि आप हर किसी से मिलकर क्या करेंगे, क्योंकि आप अब अलग हो गए हैं, आपके खाने पीने चलने घूमने फिरने के तरीके अलग होंगे। और ये आज़ादी से पहले तक काफ़ी वर्षों तक यही परंपरा रही कि जब यूपीएससी के लोग जो सिलेक्ट होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनको हॉर्स राइडिंग सिखाते थे, अभी भी सिखाते हैं। हॉर्स राइडिंग जो सिखाना है उनको, स्विमिंग सिखाना है, राइफल चलाना सिखाना, पहले तो बहुत कुछ सिखाते थे। ये सब की ज़रूरत पड़ती थी पहले ब्रिटिश पीरियड में, आज नहीं है। अब चूंकि पढ़ाते ज़्यादा हैं क्योंकि आपको प्रशासन चलाना कैसे है, तो यही इन्हीं कामों के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, ताकि जो सिपाही ब्रिटिश सेना में आए हैं लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं हैं, इंडियन है, वो भारत यहाँ पर आकर के ब्रिटिश तौर तरीकों को सीखेंगे, कैसे सल्यूट करना है, कैसे सम्मान करना है, रैंक की इज्जत कैसे करनी है, ये सब उनको वहाँ सिखाया जाता था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज एक पहला ट्रेनिंग सेंटर भी हुआ, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1800 में। 1800 में इसकी शुरुआत हुई। तो ये माना जाता है कि 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही, अभी 19वीं शताब्दी शुरू ही तो हुई है, अभी 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही इसकी स्थापना कर दी गई, जो था पहला ट्रेनिंग सेंटर फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से कलकत्ता में बनाया गया। 1800 तक आते आते अंग्रेज भारत में काफ़ी ताकतवर हो चुके थे। अब आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे वो 1773 में, फिर उसके बाद वो लेके आए कौन सा? एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, फिर 1784 में लेके आए पिट्स इंडिया एक्ट, और 1786 में एक एक्ट लेके आए। तो उनके एक्ट तो लगातार आ रहे हैं। फिर 1793 में एक चार्टर लेके आए, एक्ट लेके आए, और अब एक्टों में लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जो 1793 का एक्ट आया है, अभी अपन पढ़ेंगे सारे एक्ट, ये तो मैं कुछ और एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। 1793 का जो एक्ट आया था उसमें ये लिखा था कि ये अगले 20 साल के लिए होगा। 1793 में 20 साल प्लस करेंगे तो लगभग क्या फिक्स 1813 ही आएगा। तो 1813 तक के लिए एक्ट बना दिया गया, उसके बीच में कोई एक्ट नहीं आएगा। अब 1800 में इन्होंने एजुकेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो पहला एक्ट आया है वो 1813 में आया है। अब इस एक्ट में अंग्रेज जो प्रयास कर रहे थे कि भारतीयों को पढ़ाया जाए, अब उसको वो ऑफिशियली देना चाहते हैं, एक्ट के द्वारा परमिशन करके गारंटी के रूप में देना चाहते हैं। लेकिन इस एक्ट के आने से पहले भारत में ब्रिटिशर्स लोगों ने पोर्चुगीज़ लोगों की तरह यहाँ पर क्रिश्चनाइजेशन करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि हम भारतीयों को ईसाई बनाना शुरू करेंगे, और भारतीयों को अगर ईसाई बनाना है तो फिर उनको अपनी ही भाषा से दूर करना पड़ेगा। आज भी हम लोग इसी चीज़ से ग्रसित हैं। याद रखिएगा, हम लोग अपनी ही भाषा को अंतिम सांसें गिनते हुए देख रहे हैं। हिंदी को, हिंदी बोलने वालों को इतना धिक्कार से समझा जाता है कि जैसे इनको कुछ आता ही नहीं है। लैंग्वेज कैन नॉट बी द पैरामीटर फॉर योर इंटेलिजेंसी। भाषा आपकी होशियारी का पैमाना नहीं होती है। अगर भाषा आपकी होशियारी का पैमाना है तो फिर तमिल बोलने वाला भी होशियार हुआ, वो भी तो तुमको नहीं आती है। हमको ये लगता है जो भाषा हमको नहीं आती वो भाषा बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी भाषा है और वो बोलने वाला बहुत विद्वान है। तो ऐसे तो तमिल तेलुगु कन्नड़ हमको जैसे नहीं आती है मान लीजिए, और तमिल तेलुगु वालों को हिंदी नहीं आती है। तो ऐसे भाषा से कभी इंटेलिजेंसी नहीं होती है। इंटेलिजेंसी सब्जेक्ट मैटर पर डिसाइड करती है, भाषा पे नहीं। लेकिन हम लोगों ने अचानक ही पूरे ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने अपने आप को ऊंचा दिखाना शुरू कर दिया। वो तो ये करेंगे ही क्योंकि वो आई इसीलिए थे। हम लोगों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने उनकी हेल्प करना शुरू की, और धीरे धीरे करके भारत में दो तरह के नागरिक हो गए। एक वो जो ब्रिटेन को पसंद करते हैं, एक वो ब्रिटेन को पसंद नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें उनकी ऐसी रहीं
कि अंग्रेज अच्छे लगने लगे लोगों को। अभी अपन आगे 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये सारे कॉन्सेप्ट कि भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा शुरू कर दी है। अब आप पुरानी शिक्षा पद्धति को देखो जिसमें भारत में निम्न जाति के लोगों को स्कूल जाने की परमिशन ही नहीं है। भारत की पुरानी व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही और खास करके ब्राह्मणों का ही दबदबा रहा है। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम किसके साथ जुड़ा हुआ है? ब्राह्मणों के साथ जुड़ा हुआ है। अब अंग्रेजों को तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से कोई लेना देना है ही नहीं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जातिवाद एक्चुअली मानते ही नहीं है, है ना। ये उनकी अच्छी चीज़ थी। तो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने स्कूलों में किसी को जाति के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका। जब उन्होंने स्कूल खोले तो सबके लिए खोले। तो वो सोचिए, थोड़ी देर के लिए आइडिया दिमाग में रखिए, एक छोटी जाति का व्यक्ति जिसे अभी तक स्कूल और शिक्षा से वंचित रखा गया था, नाउ ही वाज अलाउड और शी वाज अलाउड टू अटेंड स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम। तो उसको क्या लगेगा ये किसके कारण से हो रहा है? अंग्रेजों के कारण से कि इंडियंस के कारण से? अंग्रेजों के कारण से। तो क्या वो अंग्रेजों के पक्ष में नहीं जाएगा? अंग्रेजों के पक्ष में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और आप देखिए भारत में कितनी ट्राइब्स थी, सदियों से ट्राइब्स रह रही हैं। और ट्राइब्स की विशेषता ये है, आज भी तुमने ट्राइब्स पढ़ी है शायद, है ना। तो ट्राइब्स की विशेषता ये है कि ट्राइब्स जंगल में रहती है, एक जंगल में रहती है, डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है। और जंगल में अंग्रेजों ने वहाँ पर इंडस्ट्री के कारण से जंगलों की खुदाई करना शुरू की थी ताकि मिनरल निकाल सकें, अपने खनिज निकाल सकें, जो इंडस्ट्री में भेजे जा सकें। अगर कहीं जंगल में कोई ट्राइब रह रही है, और ट्राइब्स की बड़ी विशेषताएं होती हैं, कई ट्राइब पहाड़ में, पानी में, नदी में अपने देवता मानती है। और ऐसे में आप उनके देवताओं को खोदेंगे, पहाड़ों को खोदेंगे खनिज निकालने के लिए, तो उनको क्या लगेगा? उनके दुश्मन कौन है सबसे बड़े? अंग्रेज हैं। और ऊपर से अपने भारत में एक काम और कर दिया कि भारत में जितने भी किसान थे उनकी ज़मीन को उसने आपने ऐसा कर दिया कि आप इसमें ऐसी चीज़ें उगाइए जो कैश क्रॉप हैं, नगदी फसलें उगाइए, खाने पीने की चीज़ें मत उगाइए। भारत का किसान आत्मनिर्भर होता था, जो थोड़ी दाल भी उगाएगा, थोड़े गेहूं भी उगाएगा, चावल भी उगाएगा, ताकि उसको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो साल भर। और आपने देखा भी है गांव में कैश इकोनॉमी नहीं होती है, ऐसे इंटरडिपेंडेंस इकोनॉमी होती है कि अगर किसी के पास चावल नहीं है तो पड़ोसी से चावल ले लेगा, उसको गेहूं दे देगा, उसके पास ज़्यादा गेहूं है तो ऐसी चीज़ें खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं हुई। फूड ग्रेन्स इंडिया में बहुत अच्छे से होते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आगे कहा फूड ग्रेन से काम नहीं चलेगा, कैश क्रॉप। जमीन के ठेके बड़े बड़े जमींदारों को दे दिए, उन्होंने कहा नील उगाओ, कपास उगाओ, जूट उगाओ, ये उगाने पे लोग लग गए। अब नगदी फसलें उगेंगी तो जिस छोटा किसान है वो खाएगा क्या? उसके पास तो ज़मीन भी नहीं ज़्यादा। तो किसान भी अंग्रेज़ों से नाराज़, ट्राइबल भी अंग्रेज़ों से नाराज़, ये दोनों नाराज़ थे। इसलिए 1857 की क्रांति में ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे, है ना। और जो बड़े जमींदार थे उनको तो अंग्रेज़ फ़ायदा पहुंचा रहे थे, तो वो अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे, और छोटे किसान अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे। बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनता है 1857 की क्रांति का कि भारत के कुछ लोग उस तरफ खड़े हैं, कुछ लोग इस तरफ खड़े, और सब अपने पर्सनल इंटरेस्ट से खड़े थे। सबको अपनी अपनी पड़ी थी कि यार हमारे लिए तो अच्छा किया तो हम इनके साथ लड़ेंगे। तो यहीं पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा है कि जो अंग्रेज़ों को भारतीय लोगों का वफादार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें समस्याएं बहुत थी, और इन्हीं समस्याओं के कारण से 1813 में जब एक्ट पास हुआ तो कुछ कट्टर अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं, हम भारतीयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उनको पहले क्रिश्चियन बनाएंगे फिर पढ़ाएंगे। फिर 1813 के एक्ट में ये लिखा गया कि भारतीयों को उनकी शिक्षा देने के लिए 1 लाख रुपए हर साल खर्च किया जाएगा। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए 1813 में सोच सकते हैं आप कितना बड़ा बजट पास किया उन्होंने। 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, ये सैंक्शन कर दिया गया। डिबेट इस बात पे आई कि 1 लाख रुपए तो खर्च करेंगे लेकिन पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाने के लिए 2 चीज़ें थी, पहली और दूसरी। पहली में कहते थे इनको ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ाएंगे। ट्रेडिशनल में क्या है? संस्कृत और उर्दू और परंपराओं की चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं, परंपराएं, वही उनको पढ़ाएंगे जैसा ये पढ़ते थे। कुछ अंग्रेज कहने लगे फिर अपन को क्या फ़ायदा होगा अगर हम इनको इनकी परंपराएं, वेद पुराण पढ़ाते रहेंगे, तो अब हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इससे? तो अंग्रेज़ों का ही एक हिस्सा ऐसे बढ़ गया जो ये इस बात की पैरवी करने लगा कि नहीं, इनको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, यानी मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाएंगे। तो एक कह रहा है मॉडर्न और एक कह रहा है ट्रेडिशनल। 2 ग्रुप बढ़ गए। ये ग्रुप कब बढ़ गए? फिर इस ग्रुप को सॉल्व करने के लिए, इस विवाद को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी में यह कहा गया कि कमेटी डिसाइड करेगी कि इनको क्या पढ़ाया जाए, पारंपरिक नॉलेज दिया जाए या फिर इनको आधुनिक ज्ञान दिया जाए। इससे जो डिबेट हुआ उसको कहते हैं
ओरिएंटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, एक नई शिक्षा में और पुरानी शिक्षा के बीच में कि क्या दिया जाए। कमेटी बनाई गई 10 लोगों की, अंग्रेजों ने कमेटी बनाई और ये कमेटी डिसाइड करने वाली है कि ये पढ़ाएंगे या फिर ये पढ़ाएंगे। कमेटी खुद डिवाइड हो गई, 5 इधर चले गए, 5 इधर चले गए। कमेटी से भी सॉल्व नहीं हुआ। कमेटी में H.H. विल्सन, H.T. विल्सन, है ना, और जो हेस्टिंग्स थे, हार्डिंग थे, वो इस तरफ आ गए कि इनको भारतीयों को वही पढ़ाएंगे जो उनको समझ में आता है। इस तरफ के लोग कह रहे हैं, जैसे फर्सन थे वो इस तरफ थे, वो ये कह रहे हैं। और इस तरफ के जो सबसे ताकतवर आदमी है उनका नाम है लॉर्ड मैकॉले, और मैकॉले लॉर्ड के पद पर हैं। लॉर्ड बहुत बड़ी पोस्ट होती है इंग्लैंड में। लॉर्ड मैकॉले कह रहे हैं कि नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं इनको, परंपरा वेद पुराण क्या चीज़ है ये, इनको अंग्रेजी पढ़ाओ। अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अपने काम में आएंगे, हमारे ऑफिसों में क्लर्क का काम करेंगे, तब तो अपन इनका फ़ायदा लेंगे। ये वेद पुराण पढ़ेंगे तो अपने किस काम में आएंगे। बात बराबर बराबर थी। कुछ लोग कह रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं कि इनको पुराना पढ़ाओ, आधे लोग कह रहे हैं नया पढ़ाओ। लेकिन नया पढ़ाने वाला पल्ला भारी हो गया, क्योंकि उस तरफ लॉर्ड मैकॉले थे, और मैकॉले राजघराने से आते हैं, रॉयल थे। लॉर्ड की पोस्ट ही सबसे बड़ी पोस्ट होती है महाराजा के बाद, बैरन और लॉर्ड। इस कारण से उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी गई। तो एक मीटिंग बुलाई गई कलकत्ता में, और उस मीटिंग में कहा गया कि क्या पढ़ाया जाए। तो मैकॉले से पूछा गया कि मैकॉले जी इनको अपन ये क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो मैकॉले ने कहा, देखो, मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पद्धति को इतना भला बुरा कहा उस दिन। और मैकॉले कहते हैं कि भारत में जितने वेद पुराण उपनिषद, जिनका जो एंटायर नॉलेज है, दैट इज मच लेस देन द नॉलेज विच इज केप्ट इन ए सिंगल अलमीरा ऑफ इंग्लिश लाइब्रेरी। वो कहते हैं कि अंग्रेजों की किसी भी गांव की किसी भी एक लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी की एक रैक में जितना ज्ञान रखा हुआ है, वो ज्ञान भारत के पूरे वेद पुराणों से भी ज़्यादा है। मतलब भारतीय शिक्षा पद्धति को उन्होंने कितना नकारा। अगर मैकॉले ऐसी बात कह रहा है, इतना बड़ा आदमी ऐसी बात कह रहा है, तो उसका बड़ा वजन रहा होगा। इसीलिए शिक्षा पद्धति उसकी ओर मुड़ गई और लोग ये मानने लगे। फिर मैकॉले से पूछा कि भारत में पढ़ाने की टेक्निक्स क्या होंगी, क्या मेथड्स होगी पढ़ाने की। तो उसने कहा कि इसको हम कहेंगे ट्रिकलिंग डाउन थ्योरी। ये क्या होती है? उसने कहा उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाओ, एलिट क्लास को पढ़ाओ। एडिल क्लास को अपन जब लोग ज्ञान देंगे तो नीचे की क्लास में धीरे धीरे रिस के वैसे ही पहुंच जाएगा। जैसे अपन मिट्टी में ऊपर से पानी डाल देते हैं, नीचे तक ऊपर से रिस के पहुंच जाता है। तो वो यही कह रहा था कि अगर इफ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द अल्टीमेट नॉलेज टू एलिट क्लास इन दिस कंट्री, द लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास इज गोइंग टू बी टेक द बेनिफिट ग्रेजुअली। वो धीरे धीरे इसका बेनिफिट वहाँ तक पहुँच जाएगा। हम सबको नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब वो 2 चीज़ चाहता था, एक तो अंग्रेजी पढ़ाओ, ऊपर से उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाओ। उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाने का मतलब क्या था कि उच्च वर्ग के लोग वैसे ही उनके साथ हैं। ज़्यादा जमींदार राजा महाराजा तो अंग्रेजों के साथ थे ज़्यादातर, तो उनको ये लगता था कि ये तो अपने साथ हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर गरीब आदमी पढ़ गया, अंग्रेजी ज्ञान उसने ले लिया, तो हो सकता है वो रिवोल्ट कर दे, क्रांति कर दे, विद्रोह कर दे। और गरीब वैसे भी उनका विरोध कर रहे थे, किसान विरोध कर रहे थे, ट्राइबल्स विरोध कर रहे थे, ये सब विरोधी कर रहे थे। तो वो कारण से अपने साम्राज्य को भी बचाना चाहता था और शिक्षा पद्धति को अंग्रेजी बनाना चाहता था। और उसकी ये बात लोगों को समझ में आ गई कि अगर इनको अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो कल हमारे ऑफिसों में काम करेंगे। तो ये यहाँ से उसने ये बात मनवा ली। और फिर उसने एक लेटर लिखा इंग्लैंड के शिक्षा मंत्री को, वुड को, क्या नाम है, चार्ल्स वुड को एक लेटर लिखा और उनसे कहा कि भारत में ये स्थिति है, हम ये पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये तो इसका लेटर था, वो लोग जो फैसला लेंगे वो तो सोच समझ के ही लेंगे। और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया और 1854 में वहाँ से एक आदेश जारी किया जिसे हम लोग कहते हैं चार्ल्स वुड का ऑर्डर। चार्ल्स वुड का ऑर्डर, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, डिस्पैच तो आप जानते ही हैं, जिसे भेज देते हैं वो डिस्पैच होता है। इन्होंने एक लेटर भेजा, वुड डिस्पैच। और इस लेटर में क्या लिखा हुआ, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। तो अगर परीक्षा में कोई पूछे कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत किस एक्ट से होती है, किस निर्णय से होती है, किस डिसीजन से होती है, तो वो है कौन सा, वुड डिस्पैच, 1854 में। 1854 में। और मैकॉले बहुत अच्छा व्यक्ति था अंग्रेजों के लिए, जिसने भारत में आईपीसी भी बनाई। इंडियन पेनल कोड भारत में इसी की देन है, मैकॉले की। वुड डिस्पैच
अब वुड डिस्पैच में क्या लिखा हुआ है, देखो कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी। उन्होंने पूरी बात मानी नहीं उसकी मैकॉले की पूरी बात नहीं मानी। यही सिस्टम हमारे देश में एग्जिस्ट करता रहा। पहली बात उसमें लिखा था कि भारतीयों को प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन, जरूरी शिक्षा, ये मातृभाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, पहली बात। दूसरा ये था कि जो मिडिल एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है वो मातृभाषा प्लस पाश्चात्य भाषा दोनों में दी जाएगी, यानी अंग्रेजी में भी दी जाएगी और हिंदी में भी दी जाएगी। जैसे ही आप मिडिल लेवल को क्रॉस करके हायर लेवल पे पहुंचेंगे, हायर एजुकेशन, तो आपकी मातृभाषा बंद हो जाएगी, आपके पास केवल पाश्चात्य या इंग्लिश लैंग्वेज ही रह जाएगी। अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत दिनों तक चला हमारे भारत में। बहुत सारे बच्चे हैं जो, आप तो खैर छोटे हैं, आपके घर में कोई बड़ा उससे पूछेगा, उसने अंग्रेजी पहली बार 6वीं में पढ़ी होगी, है ना। 6वीं में अंग्रेजी इंट्रोड्यूस होती है अपने लिए। क्यों? क्योंकि ये मान चलते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही हमको देनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। इससे पहले हमारे यहाँ पारंपरिक शिक्षा ही चलती थी। यहाँ से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। इसी कारण से इसको कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र पहली बार यहीं पर आया। इसमें एक लाइन और लिखी थी इस एक्ट में, एक लाइन और लिखी थी इस रेजोल्यूशन में। वो जो लिखा था कि लगभग 20 वर्षों के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये पता लगाया जाएगा कि भारत में शिक्षा इसी प्रकार से चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई, स्कूल सब खोल दिए गए। और ये किसके आधार पर चल रही है शिक्षा? वुड डिस्पैच के आधार पर। वुड डिस्पैच पहला था जिसके आधार पर भारत में शिक्षा शुरू हुई। और वैसे तो शिक्षा पहले थी, मॉडर्न एजुकेशन पहली बार शुरू हुई, जिसे अंग्रेजी शिक्षा भी कहते थे। इसके बाद 1882 में एक कमीशन बना जिसे कहते थे हंटर कमीशन, या हंटर समिति भी कहते थे, है ना। ये समिति भारत में इसलिए भेजी गई, ये पता लगाने के लिए कि वुड डिस्पैच भारत में ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वुड डिस्पैच ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसने कुछ कमियां बताई। इस कमीशन ने जो कमियां बताई उसमें यह कहा कि पहली बात तो लड़कियों को शिक्षा कम मिल पा रही है। दूसरा, स्कूलों की संख्या कम है, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल भी नहीं है। और भारत में लड़कियों की शिक्षा कम थी, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, और अन्य कारणों में एक कारण ये भी था कि लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल नहीं थे। और अगर सेपरेट स्कूल नहीं थे, उसके पीछे का एक बड़ी वजह ये होती थी कि लड़कियों के लिए सेपरेट वॉशरूम चाहिए, है ना। ये बड़ी वैसी बात है कि भारत में सेपरेट, मतलब हाइजीनिटी के कारण भी महिलाएं स्कूल नहीं जा पा रही, है ना। सोचिए कि भारत में शिक्षा की क्या स्थिति रही होगी। फिर जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और ये कहा कि भारत में ये जो समस्याएं हैं, इसके बाद तेजी से स्कूलों की संख्या बढ़ी। लगभग 10 से 15 हज़ार एलिमेंट्री स्कूल बढ़ा दिए गए, प्राइमरी स्कूल बढ़ा दिए गए, महिलाओं के लिए अलग से स्कूल खोल दिए गए, महिला एजुकेशन पर बल दिया गया। अलग स्कूल होगा तो क्या है, कोएड एजुकेशन नहीं होगी, गर्ल्स स्कूल होगा, गर्ल्स स्कूल होगा तो उनके लिए सेपरेट टॉयलेट होगा। तो यहाँ से महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई। कब से? 1882 के बाद से। और 1882 बहुत लंबा समय है, हम लोग 20वीं शताब्दी में आने वाले हैं। तब तक भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन बस दुर्भाग्य ये रहा कि भारत में महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने वाले लोग नहीं थे। क्योंकि घरों में जब बच्चे होते थे तो उसमें ये चाहते थे कि हमारे यहाँ मैट्रियार्कल सिस्टम है, पैट्रियार्कल सिस्टम है, जिसमें पिता का ही सत्ता रहती है। तो उसमें ये माना जाता है कि हमारा उत्तराधिकारी बेटा होगा, बेटी नहीं होगी, बेटी दूसरे घर चली जाएगी। तो ये माना जाता था कि बेटा ही उत्तराधिकारी होगा और उसको ही अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए। घर में जो भी चीज़ें होंगी उसका प्रेफरेंस लड़के को देते थे, लड़की को नहीं। ऊपर से स्कूल तो बने, लेकिन स्कूल घर से इतनी दूर थे कि सुरक्षा के मद्देनज़र लड़कियों को भेज नहीं सकते थे। तो प्रयास तो किए, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिल पा रहे थे उस समय, क्योंकि स्कूलों की संख्या कम है, स्कूल दूर हैं। और रही दूर की बात, ये तो अभी भी 20वीं शताब्दी में रहे हैं। अब आकर के पिछले 10-20 सालों में स्कूलों की संख्या बढ़ी है और स्कूल और घरों के बीच की दूरी कम हुई है।
वरना स्कूलों को, बच्चियों को साइकिल क्यों बांटी जाती है? अगर घर बगल में स्कूल होता तो साइकिल और स्कूटी देने का मतलब क्या है? वो तो यही है कि भाई स्कूल दूर है, आपको जाना पड़ेगा। बहुत सारी बच्चियों की एजुकेशन इसीलिए छूट जाती थी कि भाई 10वीं तक तो पढ़ लिया, 8वीं तक पढ़ लिया, 9वीं वाला स्कूल बहुत दूर है घर से, वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। और एक तो ये कारण, दूसरा कारण ये है कि 9वीं पास की है, बच्चे की शादी हो गई, ससुराल वाले चाहते नहीं कि वो पढ़े, हो गई पढ़ाई, किस मतलब की पढ़ाई? और माँ बाप की भी मेंटलिटी क्या है कि बेटा बस चिट्ठी पत्री पढ़ना सीख लो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। चिट्ठी पत्री क्यों पढ़ना है उसको? पोस्टमैन बनना है उसको? कैसी, मतलब क्या मानसिकता रखते थे लोग, है ना। और आज भी, मैं पिछले 10-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, लड़का पढ़ेगा कॉन्वेंट स्कूल में, लड़की पढ़ेगी गवर्नमेंट स्कूल में। लड़की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है और लड़का कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। कॉन्वेंट की फीस 1 साल की 1 लाख रुपए है और गवर्नमेंट स्कूल की लगभग ना के बराबर फीस है, किताबें भी वहीं से मिल जाती हैं। लड़की अच्छे नंबर ला रही है और वो नालायक पास भी नहीं हो पा रहा है और तब भी यही मान के चल रहे हैं कि नहीं नहीं, वो घर का चिराग है भाई। चिराग फिर ऐसा बुझता है कि पूरे घर में अंधेरा करता है फिर कई बार तो ये सब अब धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि भाई बच्चे हमारे हैं, वो लड़का है लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सरकार ने भी बहुत अच्छे एफर्ट किए हैं उसमें। सरकार ने कहा है कि आपके पास 2 ही बच्चे होने चाहिए। क्या बेटा? कैसी? ग्राउंड में? गांव में तो, गांव में शिक्षा नहीं पहुंची ना, ये सब शिक्षा से होता है। ये ऐसी दकियानूसी मानसिकता है ना, ये तब तक रह सकती है जब तक शिक्षा का प्रभाव नहीं है। शिक्षा वो रोशनी है, जाती है तो इस प्रकार के अंधेरे दूर हो जाते हैं, है ना। गांव में शिक्षा धीरे धीरे बढ़ेगी तो ठीक होगा। जो गांव शहर से जुड़ गए वहां नहीं है आज ये, और उसका एक कारण है, लड़कियों ने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है। पहले लोग कहते थे कि लड़कियां साइकिल भी नहीं चला पाएंगी, उनके लिए साइकिल भी अलग आती थी। आपने देखी लड़कियों की साइकिल आती थी पहले, है ना। हाँ, क्योंकि ये माना जाता था कि लड़कियां भाई पैंट तो पहनती नहीं है, ड्रेसेस पहनती हैं, तो भाई ये ऐसी साइकिल चला पाएंगी। फिर लड़कियों ने वो साइकिल तो छोड़ो, फिर लड़कों की साइकिल चलाना शुरू करी। उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। फिर उन्होंने कहा कि लड़कियां मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगी, सरल गाड़ी बनाओ इनके लिए। सरल गाड़ी कौन सी बनाई? स्कूटी, जिसमें गियर नहीं होते, कहीं भी लेके चले जाओ। लड़कियों को लगने लगा ये तो भेदभाव हो रहा है जेंडर के आधार पर, फिर उन्होंने मोटरसाइकिल चलाना शुरू की। तो अब आप देखेंगे उल्टा, लड़के स्कूटी ज़्यादा चलाते हैं, लड़कियां खूब मोटरसाइकिल चलाती हैं। ऐसे ही फिर एक और परंपरा है कि लड़कियां छोटी कार चला लेंगी, बड़ी कार नहीं चला पाएंगी। अब देखो आप, फाइटर जेट चलाती है, कार चलाती है, जो दे दो सो चला लेती है वो तो, है ना अपनी एमपी की है। और जिस काम के लिए उनको मना किया गया वही काम उन्होंने किया। एवरेस्ट पे भी चढ़ी, फाइटर जेट भी चलाया, सारे काम लड़कियां करती थी। 15-20 साल, 10-15 साल पहले तक मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी और उस समय तक ये था भी नहीं, नॉलेज में नहीं था कि लड़कियां पोस्टमार्टम में भी काम करती हैं। फिर समझ में आया कि लड़कियां मॉर्चरी में भी काम करती हैं। अपने एमपी की कोई महिला है जिसने बहुत सारे ऑपरेशन किए हुए हैं, लगभग 20,000, मतलब ऑपरेशन नहीं उसको कहते हैं, पोस्टमार्टम किए हुए। तो ऐसा कह सकते हैं कि लड़कियों ने अपने आप को सिद्ध किया है, इसलिए लोगों की देखने का नज़रिया बदल गया। अब लोग लड़कियों से उम्मीद करते हैं कि जो नाम रोशन करेगी, और लड़के तो बेचारे अब पता नहीं क्या कहते हैं, पिछले कई दिनों से चले आ रहे हैं, लड़कियां टॉप करती चली आ रही हैं एग्जाम में। लड़के तो पीछे लगे हैं, सेकंड रैंक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो चलो 5वीं 4थी मिल जाए तो लड़कियां बिल्कुल आगे चल रही हैं और लड़के पीछे हो गए हैं। ये वही लड़के हैं जो लड़कियों को पहले रिजेक्ट कर देते थे, है ना। ये वही लड़के हैं कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं, थोड़ा रंग साफ नहीं है, हाइट कम है, थोड़ी दुबली पतली ज़्यादा है। सोचो लड़कियों पर क्या गुजरती होगी। और आज बदला लेने का समय आ गया है। लड़के जाते हैं, लड़कियां कहती हैं क्या करते हो तुम? कुछ नहीं करते, नौकरी करते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हो? ना, इतने में तो नहीं हो पाएगा, निकलो तुम, है ना। ऊपर से ये भी कहते हैं कुछ खाते पीते नहीं हो क्या, इतने कमज़ोर कैसे हो तो कहते हैं ना कि वो जैसे को तैसा। अब महसूस हो रहा है। अब वो जैसे आज अगर कोई व्यक्ति जाता है किसी के घर में और उसकी वाइफ जॉब करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों ही इंसान है। उसकी वाइफ जॉब करती है, उसका हस्बैंड उसके लिए अगर टिफिन लगा के देता है, लंच लगा के देता है और फिर घर में सारे काम करता है, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन आज भी लोगों के मन में ये बना हुआ है, आज भी लोगों के मन में ये बना हुआ है कि नहीं 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 नहीं, लोग ऐसा करते, किसी को देख लेंगे तो 4 लोगों को सुनाएंगे कि तुमको पता है वो क्या करता है, घर में पोछा लगाता है, खाना बनाता है, उसकी वाइफ जॉब करने जाती है। क्यों? जब वाइफ करती तब तो कोई नहीं कहता। 2016 में लोगों ने एक यूपीएससी में एक ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया था, मैंने ये कहा था
कि महिलाओं की भूमिका पुरुष के जीवन में स्नेहक के रूप में समझाइए। डिस्कस द रोल ऑफ विमेन एज लुब्रिकेंट इन द लाइफ ऑफ मैन। स्नेहक समझते हैं? लुब्रिकेंट, जो चीज़ों को सरल बना देता है, घर्षण को बढ़ा देता है ना, तो सरल बना देता है चीज़ों को, सॉरी घर्षण को कम कर दे, सरल बना देता है चीज़ों को, उसकी लाइफ सरल हो जाती है पुरुष की लाइफ। तो मेरा ये क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी में, इसको खूब डिस्कस भी किया था मैंने। और उसी साल एक डेटा आया कि लोग कहते थे कि लड़की घर पे जैसे काम करती है, कुछ नहीं करती। तो देखिए, पुरुष से पूछिए आप क्या करते हैं, कि हम इंजीनियर हैं। वाइफ क्या करती है? नहीं, वो कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती, ये कैसा सेंटेंस है? कुछ नहीं करती, वो घर पे सारे काम कौन करता है फिर? अगर वो कुछ नहीं करती है तो वो काम कौन करता है? तो उस काम को तो कभी लोगों ने गिना ही नहीं, कभी लोगों ने ये नहीं कहा कि वो कुछ करती है। उसको लोगों ने यही कहा कि कुछ नहीं करती है वो, मतलब जॉब सब कुछ है, घर का काम कुछ नहीं है। जब डेटा निकाला गया तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का काम करती है महिलाएं एक साल में। बहुत सारा काम करती है महिलाएं घरों में। अगर वो काम महिला ना करे तो किसी से तो करवाओगे ना, और करवाओगे तो वो पैसे लेगी या लेगा। अब उस पैसे को जोड़ लो कितना होता है इतने घरों में। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करती हैं, ये कारण था। ये केवल इसलिए था क्योंकि पुरुष प्रधान मानसिकता चली आ रही थी। ये पढ़ाई पर भी दिखता था, खाने पीने पे भी दिखता था। खाने पीने पे तो ये था कि पहले महिला के दिमाग में एक खाली सीढ़ी भरी जाती थी कि बेटा तुमको खाना बनाना सीखना है, ये करना है, शादी होगी फिर ये सब करना है। महिला बेचारी ने सदियों गुजारी हैं ऐसे ही कि घर में उसने 20 लोगों के लिए खाना बनाया। और हमारे भारत में बहुत समृद्धि कभी नहीं रही है, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ करके। सब लोग मीडियम और लोअर क्लास में ही रहे, सब लोग। तो सोचिए, महिला ने 20 लोगों को खाना खिलाया है और उसके बाद उसके लिए खाना या तो बहुत सारा बचेगा या कम बचेगा या नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं होता था कि बहुत बच जाए, और ऐसा भी नहीं होता था कि नहीं बचे, थोड़ा सा बच जाता था। तो वो उतना ही खाना खाती थी। जिसने 20 लोगों को खाना खिलाया वो दोबारा अपने लिए खाना नहीं बनाएगी अकेले के लिए। क्यों बनाएगी? उसको ही तो कष्ट होना है फिर। तो वो पानी पी करके कम खाना खा करके रहती थी। और ये दूध महिलाओं को देते नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि जल्दी बड़ी हो जाएगी, जल्दी शादी करनी पड़ेगी लड़की की। दूध तो उसको पिलाएंगे जो वहाँ कॉन्वेंट में पढ़ने जाएगा, क्योंकि उसको बुद्धिमान बनाना है। वो बुद्धिमान बन नहीं रहा, भैंस का दूध पी पी के भैंस जैसा होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत दुराचार हुआ है, लेकिन आज नहीं है। तुम लोग जो सोच रहे वैसा नहीं है। तुम लोग तो अपने भाई का भी खा जाते हो छीन के, तुम लोगों के साथ नहीं है। तो पुरानी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा रहा है। तो भेदभाव शिक्षा में भी दिखता था, खाने पीने में। अब खाने पीने में इतना भेदभाव दिखता था कि और आप देखिए साइंस क्या कहता है कि विमेन नीड मच कैल्शियम एंड आयरन देन मैन। भाई महिलाओं को ज़्यादा कैल्शियम ज़्यादा आयरन चाहिए, उन्हीं को कम मिलता है। तो बॉडी वीक होगी कि नहीं होगी? और बॉडी वीक होगी तो वो घर के काम ज़्यादा ही कितने कर पाएगी? बहुत भारी काम तो नहीं कर पाएगी। फिर लोग कहते हैं कि नहीं महिलाएं शरीर से कमज़ोर होती हैं। तुमने कभी बराबर दिया ही नहीं खाने के लिए। अब देखो, अब देखा है महिलाएं कुश्ती लड़ती हैं, बॉक्सिंग करती हैं। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप उसको बराबरी का दर्जा देंगे तब वो बराबर होगी। तब अब बराबरी का दर्जा है तो अब सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो ये सोचने का विषय है कि बहुत सारे परिस्थितियों के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया, पुरुष को शिक्षा दी जाती रही। और 1882 के बाद विमेन एजुकेशन को बढ़ावा मिला, स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई गई। इससे पहले 1857 में एक एक्ट पास हुआ था। 1857 की क्रांति के समय पर एक्ट पास हुआ, जिसके आधार पर भारत में 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। ये तीनों एक ही साल में बनी थी। सबसे पहले कलकत्ता बनी थी, फिर बॉम्बे बनी, फिर मद्रास बनी। 3 यूनिवर्सिटी एक साथ बनी। और 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। यानी भारत में विश्वविद्यालय संस्थाएं बनाई जाने लगी शिक्षा के लिए। 1882 के बाद 1901 में लॉर्ड कर्जन थे उस समय गवर्नर जनरल। कर्जन ने एक कमीशन बनाया जिसको कहते थे, क्या हुआ बेटा? कोई आया? तो एक विश्वविद्यालय कमीशन बनाया उन्होंने। और विश्वविद्यालय कमीशन का क्या उद्देश्य था कि हम विश्वविद्यालयीन शिक्षा कैसे देंगे। और इस कमीशन ने पहले की सारी रिपोर्टों को खारिज करते हुए ये कमीशन ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी स्थापित करने, यूनिवर्सिटी कमीशन बनाने के लिए कार्य किया। लेकिन इससे ज़्यादा प्रभाव हो नहीं पाया। 1917 में एक और कमीशन बना जिसको कहते थे सैडलर कमीशन। ये भी शिक्षा के विकास के लिए बनाया गया, सैडलर कमीशन। और सैडलर कमीशन के बाद 1919 का एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उसमें शिक्षा को राजकीय विषय के रूप में जोड़ लिया गया, शिक्षा को एक आवश्यक विषय के रूप में जोड़ लिया गया।
और इसी की जांच करने के लिए 1929 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था हार्टोग कमेटी। ये एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए बनाई गई कमेटी थी 1929 में। 1929 तक महात्मा गांधी भारत की राजनीति के बहुत बड़े वो बन चुके थे, करता धरता। उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए एक स्कीम पेश की कि भारत में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और उन्होंने 1935 के बाद 37 में एक बिल पेश वो बनाया प्रपोजल, जिसको कहते हैं वर्धा शिक्षा प्लान। वर्धा आश्रम में बनाया था। उसमें उन्होंने 3 बातें लिखी। एक तो भारत में प्राइमरी शिक्षा फ्री दी जाए, महिलाओं को शिक्षा फ्री दी जाए, दूसरा, और तीसरा ये था कि हमको हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा दी जाए, हस्तशिल्प की। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, इसकी शिक्षा दी जाए जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भर हो सकें। और अंग्रेज जानते थे कि अगर आत्मनिर्भर कर कुछ बनाना सिखा दिया तो हमारी बनाई हुई चीज़ें कौन खरीदेगा। तो उन्होंने शुरू के 2 पॉइंट तो मान लिए उनके, ये वाला नहीं माना कि हम इनको हैंडीक्राफ्ट का एजुकेशन भी डेवलप करेंगे। तो हैंडीक्राफ्ट उन्होंने डेवलप नहीं होने दिया, बाकी दोनों को उन्होंने अपने शिक्षा प्लान में ऐड कर लिया। और इसी प्लान को देखते हुए 1944 में बना आज़ादी से पहले का आखिरी शिक्षा सुधार कार्यक्रम, जिसको कहते थे सार्जेंट स्कीम। सार्जेंट, ये आज़ादी से पहले बने हैं सारे। भारत में शिक्षा का विकास कब कब कैसे कैसे हुआ, और फिर हम लोग आज़ाद हो गए 47 में, और आज़ादी के बाद 1948 में बना राधा कृष्ण कमीशन। इसने वही शिक्षा दी जो आज आप लोग पढ़ते हैं, 10+2+3, 10वीं तक, फिर 10 और 2 12, और 12 और 3 ग्रेजुएशन, यही शिक्षा थी। और इसके बाद आया कोठारी कमीशन 1964 का। इसके आधार पर बीच में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी आया था, जिसने भारत में विश्वविद्यालयों को औपचारिक रूप से स्थापित करने पर कमीशन की स्थापना कर दी थी, जो सिलेबस वगैरह डिसाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसके बाद 1989 की शिक्षा नीति आई। वो कोई कमीशन नहीं था, राजीव गांधी के समय पर शिक्षा नीति आई, जिसने टेक्निकल एजुकेशन को देश में बढ़ावा दिया। और तब से लेकर के इतने साल बाद 2020 में हमारी NEP आई, नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसे कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर बनाया गया है ना। तो आज़ादी के पहले यानी अंग्रेज आए तब से लेकर अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में मात्र इतने सुधार हुए हम, जबकि हमको सुधार बहुत सारे चाहिए। कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर बनी है ये नई एजुकेशन पॉलिसी। तो कौन सा किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि बड़ा सबसे सुधार हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि आपने देखा होगा कि प्राइमरी लेवल पर उनकी ये DPS स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है। DPS स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा का सिलेबस और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। तो एक देश में 2 सिलेबस नहीं होने चाहिए। एजुकेशन को सेंटर सूची में लाया जाए और सारे कक्षाओं का सिलेबस सेम किया जाए पूरे देश में। अभी स्टेट में है, इस कारण से वो अलग अलग हो जाता है, तो उसको सेंट्रल लिस्ट में ला करके सबको एक जैसा बनाया जाए। सोचिए कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ 5वीं का बच्चा DPS से पढ़े हुए या किसी दूसरे स्कूल से पढ़े हुए 2nd क्लास के बच्चे से भी बात नहीं कर सकता है। उसको बड़ा हेजिटेशन होगा, उसको अंग्रेजी बोलनी है बहुत आसानी से। ये बेचारा भी पहाड़ी जानता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना डिफरेंस है। कागजों में देखा जाए तो दोनों 5वीं पास हैं, कागज में तो दोनों 5वीं पास हैं। क्या दोनों वास्तव में मेंटली बराबर हैं? नहीं है। तो एक एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं होती? दूसरा कि किसी भी स्टेट से BA किया है आपने और दूसरे स्टेट्स में BA कर रहे हैं लोग, उनके सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा मध्य प्रदेश से अच्छा है, बिहार का जैसे ठीक है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी कमियाँ हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आदमी ने भारत में BA किया है तो उसका सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में करे या केरला में करे, सिलेबस एक होना चाहिए उसका। अभी क्या है, हमारे यहाँ 12वीं का बच्चा, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बिहार में 12वीं का बच्चा यहाँ MP में नीट वीट PMT जब होती थी ना, उसको पास कर लेता था। तो जब बहुत सारे ऐसे स्कैम वगैरह हुए तो बिहार से बच्चे बुलाए जाते थे। ये क्यों, ऐसा क्यों? सबका एक जैसा सिलेबस क्यों नहीं है? दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA का सिलेबस यहाँ जो MA कर रहे हैं लोग वो भी ना पढ़ा पाए। इतना भेदभाव क्यों? कागजों में देखेंगे तो दोनों MA है, दोनों BA है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि एक सिलेबस एक होना चाहिए, चाहे आप 2nd क्लास में, 5वीं क्लास में, दुनिया में, भारत में कहीं भी पढ़ें, दुनिया में नहीं भारत में, लेकिन बच्चे का एजुकेशन लेवल एक होना चाहिए ताकि हम कह पाएँ कि बच्चा 5वीं पास है, ये भी 5वीं पास है। तो ये एक सुधार की आवश्यकता है जो हम नहीं कर पाए, अभी इसकी ज़रूरत है हमको। यूनिफाइड सिलेबस चाहिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदल जाते हैं कि स्टेट में। आप कहाँ से पढ़े? बरकतुल्ला से। आप कहाँ से? जीवाजी से। आप कहाँ से? APS से। आप कौन सी है? ग्रामोदय चित्रकूट से। सबके सिलेबस अलग अलग हैं।
क्या है ये? इसका मतलब तो यूनिवर्सिटी एक छोटा सा सिलेबस बना के किसी को भी पढ़ा सकती है। पता लगा सिलेबस में क्या है, कुछ नहीं, पहाड़े हैं हमारे सिलेबस, पास हो गए, MSc मैथमेटिक्स हो गए, सिलेबस में यही था। तो कभी इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि हम सिलेबस को यूनिफाइड कैसे करें, कैसे हम एक सिलेबस बनाएं ताकि उसमें बड़े सुधार कर पाएँ हम लोग एजुकेशन में। तो ये एजुकेशन की जर्नी थी, इसमें कुछ नहीं ये याद करना है, केवल छोटी सी बात है कि ये कब कब आए, कौन सा कब आया, और ये सारे शिक्षा से संबंधित हैं। परीक्षा में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न ऐसा ही आता है कि इनमें से कौन सा है जो शिक्षा में सुधारों से संबंधित है, तो आप पहचान लेंगे आसानी से। कौन सा कब आया ये भी समझ जाएंगे, सबसे पहले कौन से 3 यूनिवर्सिटी बनाए गए ये भी समझ जाएंगे। ठीक, तो ये एक छोटा सा एफर्ट है जो अंग्रेजों ने यहाँ पर शिक्षा के लिए किया, लेकिन हमको उसमें बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत थी। 1948 के बाद से हम बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे देश में जो बहुत सारे काम हैं राजनेताओं के पास, उनमें लगे रहते हैं, और भी एजुकेशन वगैरह के लिए थोड़ा कम समय मिल पाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।